आज का जो सब्जेक्ट है वो है रेपो रेट, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है रेपो रेट से ही संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम अभी देखेंगे। इसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डिपॉजिट रेट। शांति का दौर चल रहा है, तो शांति के इस दौर में ये जानना बहुत आवश्यक है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, और इसका डिपॉजिट के जो रेट है थे FD जो होती है उसके ऊपर, और लोन इंटरेस्ट रेट होता है, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इस सारे के ऊपर इसका परिणाम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जरा एक सांता बंता की कहानी उसके अनुसार इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया है ताकि समझ सकते हैं आप लोग। एक कन्वर्सेशन जो है वो संता बंता के हिसाब से है। रविंद्र, आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रहा है ना, यस। PPT दिख रहा है ना? होय होय। ओके ओके, ठीक है। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, आपको म्यूट करो खुद को। और संता संता क्या बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि रेपो रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से नीचे चला गया है, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा लोन का EMI जो रहेगा वो कम हो जाएगा। एक्चुअली ये जो रेट कम होता है इसका मतलब क्या होता है, मुझे ज़रा ये समझाओ। तो बंता बोलता है कि ये समझने के लिए या समझाने के लिए आपको सबसे पहले तो बैंक का फंक्शन कैसे होता है ये मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो बैंक का फंक्शन कैसे होता है ये मालूम होना अगर मुझे आवश्यक है, तो कैसे मैं इसको समझूं या किस तरीके से इसको समझना चाहिए, ठीक है? तो बोलता है उसका उसका क्या ज़रूरत है, बैंक का इंटरेस्ट रेट जानने का क्या ज़रूरत है, या बैंक का फंक्शन जानने का क्या ज़रूरत है? बोलता है ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्हाट डज अ बैंक डू? सबसे पहले तो मुझे ये बोलो कि बैंक क्या करती है। तो इसने कहा कि बैंक जो करती है वो तो एक मतलब सिंपल चीज़ है कि बैंक क्या करती है। बैंक टेक्स मनी, बैंक जो है वो पैसा लेती है, जो उसमें डिपॉजिट करते हैं उससे पैसा लेती है, और लोन जो है वो दूसरे को दे देती है। गिव लोन टू अर्न इंटरेस्ट। 100 रुपया अगर लेती है तो इंटरेस्ट से किसी को दूसरे को दे देती है लोन करके, और उससे इंटरेस्ट ले लेती है। दैट वे दे कीप एवरीवन हैप्पी, और उस तरीके से सबको खुश रखती है और प्रॉफिट भी बनाती है। तो इसने कहा कि भैया ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये तो ठीक है, बट उससे भी बहुत ज़्यादा इसमें है। क्योंकि अगर इस तरीके से किसी से पैसा लिया और किसी को दिया, रविंद्र से मैंने पैसा ले लिया और मैंने वही पैसा दत्ता को दे दिया, तो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, और मैंने पैसा लिया है रविंद्र से, ठीक है ना? तो अगर दत्ता ने मुझे पैसा नहीं दिया तो रविंद्र का तो पैसा चला गया। सिक्योरिटी क्या है रविंद्र के पैसे के लिए? कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, राइट? तो बैंक नीड्स मनी। बैंक कैन गेट मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स लाइक यू एंड मी। मेरे आप और मेरे जैसे बैंक पैसा ले लेती है, लेकिन बैंक को ऑल्सो नीड्स टू पे सर्टेन इंटरेस्ट टू अस। क्योंकि अगर मैंने रविंद्र से पैसा लिया है तो रविंद्र को भी तो मुझे कुछ इंटरेस्ट देना है, रविंद्र को भी मुझे कुछ ब्याज देना है कि नहीं देना है? तो रविंद्र को मुझे अगर 7 रुपया ब्याज देना है या 5 रुपया ब्याज देना है, और दत्ता से मुझे 7 रुपया लेना है, ठीक है ना? तो दत्ता क्या करेगा, मुझे पैसा देगा ही नहीं, गया, ठीक है कि नहीं? तो रविंद्र को मुझे 5 रुपया देना ही पड़ेगा। मेरा पैसा जो रविंद्र ने मुझे पैसा दिया वो पैसा मैंने दत्ता को दे दिया, ऊपर का 5 रुपया मुझे इसको देना है, और जो 100 रुपया इसने दिया है वो भी देना है। हालांकि दत्ता ने क्या कर दिया है, 7 रुपया भी मेरा नहीं दिया और मेरा 100 रुपया भी नहीं दिया, राइट?
तो फिर बैंक का भी ऐसा ही है, बैंक को पास जो डिपॉजिट रखते हैं उनको उनको इंटरेस्ट देना है, और एट द सेम टाइम उनको जो लोन दिया है उससे वो इंटरेस्ट उन्हें लेना है। ये सारी चीजें बैंक को करनी है, राइट। तो फिर बैंक इसको कैसे ये करेगी, राइट। बैंक को ये सब करना है तो बैंक इसको कैसे करेगी, तो बोला ये ठीक है, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो पहले तू समझ ले कि जब मैं कोई 100 रुपया बैंक में जमा करता हूं तो बैंक गिव्स दैट ₹100 टू समवन हु नीड्स अ लोन। जिसे लोन चाहिए उसे वो बैंक वो पैसा दे देती है। इतना इतना आसान नहीं है वो। बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट बाय गिविंग अवे लोन्स। लोन देके बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ये बात ठीक है, पर वो बहुत रिस्की है। देयर आर मेनी केसेस ऑफ लोन डिफॉल्ट। लोन डिफॉल्ट के बहुत सारे केसेस है, ठीक है ना। दिस वे बैंक्स कैन पुट ऑल अवर मनी इनटू हाई रिस्क एरियाज। सारी जो है वो हाई रिस्क एरिया में चले जाएंगे, तो इससे तो कुछ फायदा है नहीं, बराबर ना। ऐसे कैसे, हाउ इट इज। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो क्या करती है, उन्होंने बहुत ही मतलब चालाकी से ये काम किया है। उन्होंने बैंक को पहला बोला है कि जैसे ही तुम्हारे पास 100 रुपया आता है तुमको उसमें से 4 रुपया जो है वो आरबीआई को बोलती है कि आरबीआई बोलती है कि वो 4 रुपया पहले अपने करंट अकाउंट में रख दो। आरबीआई के साथ जो करंट अकाउंट आपने खोला है बैंक ने, वहां पर 100 रुपया आने के बाद पहले तो 4 रुपया वहां पर रख दो, जो डिपॉजिट की तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रखेंगे। और इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये सेशन अभी मैं जो ले रहा हूं इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं रिकॉर्ड जब भेजूंगा तो याद से इसे दूसरी बार देखना और देखते वक्त नोटबुक हाथ में रखना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक बार समझ जाओगे ना, फिर जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। और शांति क्यों बेचनी है, उमंग क्यों बेचना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कल मैं सुबह 11 बजे एक सेशन लेने जा रहा हूं जिसमें आप भी आमंत्रित हो, और आपके साथ साथ आपके जो जिनको आपको लगता है कि ये लोग शांति लेने के लिए काबिल है, ऐसे लोगों को भी इस सेशन में बिठाओ। कल बोल रहा हूं मैं, कल 11 बजे, सुबह 11 बजे। तो कल सुबह 11 बजे में जो सेशन लूंगा वो प्रधानमंत्री जो निवेश योजना है वो और जीवन शांति, इसका डिस्टिंग्विश बताने वाला हूं मैं, कल फर्क बताने वाला हूं। तो कल सुबह 11 बजे एट एनी कॉस्ट प्रेजेंट रहना और समझ लेना कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों के ग्राहक कौन से हैं, और आपके जो भी लोग हैं उनको भी इसमें बिठाना, ज्यादा संख्या में लोगों को लेके आना, ताकि मैं जब समझाऊंगा तो आपको वो आसानी हो जाएगी उन लोगों को समझाने में, या वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये कैश रिजर्व रेशियो आपको समझ में आया कि ये 4% का है। जब भी बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है तो उसमें से 4% ऑफ दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी करंट अकाउंट है बैंक का, उसमें 4% रखना पड़ता है, और उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सो उसको बोलते हैं CRR, सीए की भाषा में उसको बोलते हैं CRR। अच्छा, इसका मतलब ऐसा है कि बैंक को सिर्फ बैंक जो है उसे वो रखना है, मतलब 4 रुपया जो है वो 4 रुपया रखना है। ओके, तो ये तो मैं समझ गया। और उसके बाद, अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं और भी चीज ऐसी है कि बैंक को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 21 रुपया 50 पैसा जो है ये भी रखना पड़ता है। मतलब 100 रुपया आता है, 100 रुपए में से पहले 4 रुपया जो है वो तो CRR करके रखना पड़ता है। उसके बावजूद बैंक को 21 रुपया 50 पैसा जो है, 21.5 रुपया, ये स्टैच्यूट, ये भी बैंक को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, मतलब खरीदना पड़ता है सेंट्रल एंड सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज है वो। और इसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, इसे कहते हैं
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच इज करंटली एज 21.50%। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4% है, और अब क्या बोल रहे हैं कि 21 रुपीज 50 पैसा जो है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। पहले जो कैश रिजर्व रेशियो है, इस कैश रिजर्व रेशियो में से 4 रुपया निकालता है, इसका कोई भी इंटरेस्ट बैंक को मिलता नहीं है। लेकिन ये जो 21 रुपया 50 पैसे रखते हैं, इसका बैंक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज है उसमें बैंक को ये जमा करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास अगर 100 रुपया आता है तो 100 रुपए में से बैंक को सिर्फ और सिर्फ 74.50 रुपीज, 74 रुपया 50 पैसा इतना ही बैंक के हाथ में है जो बैंक लोन दे सकती है। क्यों 74 रुपया 50 पैसा? क्यों? क्योंकि 100 रुपया आया, उसमें से 4 रुपया गया और उसमें से 21 रुपया 50 पैसा गया, मतलब 25 रुपया 50 पैसा ये 100 रुपए में से बाजू में रखना पड़ता है। इन शॉर्ट जो भी डिपॉजिट आता है उसमें से 25% अमाउंट बैंक को रिजर्व में रखनी पड़ती है, बाजू में रखनी पड़ती है। समझ में आया? तो बैंक को वो बाजू में रखनी पड़ती है, ओके। और उसके बाद फिर वो जो भी पैसा है वो खर्चा करना है। सो बट यू वेर सेइंग दैट बैंक्स कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम आरबीआई। बैंक आरबीआई से भी बोरो कर सकती है, ऐसा आपने कहा कि बैंक आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा बोरो कर सकती है, पैसा उधार ले सकती है। तो फिर बैंक को भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं आरबीआई को? हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। बिफोर 30 सितंबर 30 सितंबर 2019 के पहले बैंक वेर पेइंग 8.25% इंटरेस्ट टू आरबीआई। 8.25% इंटरेस्ट बैंक को आरबीआई को देना होता था। व्हेन इट बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर पैसा उधार ले लिया, लोन ले लिया, बैंक ने ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया, देना बैंक ने लिया, तो उनको 8.25% इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता था, आरबीआई को देना पड़ता था, जो अभी उन्होंने जो है रिड्यूस किया है 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 8.25 माइनस 50 जो आता है 7.75। सो 8.25 में से 50 माइनस करने के बाद 7.75 इतने ही इंटरेस्ट रेट से अभी बैंक को आरबीआई को पैसा देना है। मतलब बैंक ने अगर आरबीआई से पैसा ले लिया, उधार ले लिया, तो बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट जो देना है वो 7.75% है। पहले कितना था? 8.25% था, अभी कितना है? 7.75% है जो बैंक को आरबीआई को ये पैसा देना है। बट एज नाउ बैंक्स आर गेटिंग मनी एट अ चीपर रेट। अभी बैंक को पैसा जो है तो सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि पहले 8.25% था, अभी 7.75 है। देन दे शुड रिड्यूस द लोन इंटरेस्ट रेट। तो इसका मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट, लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना है। दैट इज पासिंग ऑन द बेनिफिट्स इट रिसीव्स। तो वो बेनिफिट जो है वो उनको पास करना पड़ेगा लोगों को, ये इंटरेस्ट रेट उनको, लोगों को ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट उनको देना होगा। तो 100% यस इट्स ट्रू, दे शुड, एंड ऑन दैट होप मार्केट इज चेयरिंग। और उसकी वो आशा पे, उसी होप पे, उसी आशा पर मार्केट चेयर कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है और लोग खुश हो गए हैं। इफ कंपनीज गेट लोन एट अ चीपर रेट, अगर कंपनी को पैसा, लोन जो है वो सस्ता हो गया, कंपनी को अगर लोन सस्ता हो गया तो कंपनी क्या करेगी? दे विल लाइकली टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। अगर कंपनी को पैसा, लोन जो है वो सस्ते लोन, सस्ते आधार इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, बिजनेस बढ़ाएगी। दैट विल क्रिएट मोर जॉब्स। तो उससे क्या होगा? काय समित कंटाला लगा है, तो उससे क्या होगा? दैट विल क्रिएट मोर जॉब्स। तो ज्यादा जॉब
दैट विल क्रिएट मोर जॉब्स, तो ज्यादा जॉब आएंगे क्योंकि कंपनी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अभी उनका महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है, वो गुजरात में भी प्रोजेक्ट डालेगी, वो अंबरनाथ में भी प्रोजेक्ट डालेगी, हाँ, वो धुले में भी प्रोजेक्ट डालेगी, वो मराठवाड़ा में भी प्रोजेक्ट डालेगी। तो क्या करेगा, ज्यादा जॉब, कंपनी अगर बढ़ेगी तो ज्यादा जॉब होगी, ज्यादा इनकम आएगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, किसके ऊपर, लोन इंटरेस्ट के ऊपर। क्यों लोन इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने कम कर दिए, क्योंकि उन्होंने जो आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, रेपो रेट 50 से घटा दिया, 50 बेसिस पॉइंट से 8.25 से 7.75, इतना कम दाम से अभी बैंक को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बैंक भी कम दाम से देने वाली है। अगर आपको मालूम रहे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इंटरेस्ट रेट जो है, जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है 6.70%, इतना कम कर दिया अभी 5 साल के लिए बोल रहा हूं मैं। 5 साल के लिए अगर रहता है तो 6.70% इतना कम कर दिया है। तो होम लोन अभी सस्ते हो जाएंगे। जैसे होम लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग होम लोन लेने के लिए जाएंगे। जैसे होम लोन लेने के लिए जाएंगे तो जो जो घर पड़े हुए हैं, बिल्डर जो घर बेचना जाता है उसके लिए उठाव आ जाएगा, वहां पर उठाव आ जाएगा। अगर बिल्डर के पास पैसा आएगा तो बिल्डर क्या करेगा, और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स निकालेगा। अगर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स निकालेगा तो मजदूर है या वो सीमेंट देने वाले, रेती देने वाले, ईंट देने वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वॉचमैन, इनको सबको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इनको सबको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूं? जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है वैसे उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा कंपनी लेती है और अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या करती है, बढ़ा देती है, बराबर ना। सो बिफोर 30, हाँ, तो ये बिफोर 30 सितंबर ये था, बट एज नाउ बैंक्स गेट चीपर, ओके, तो दे शुड। तो इसके लिए क्या होता है कि बैंक से इंटरेस्ट रेट जो है वो हाउ इट इन्फ्लेशन लिंक टू दिस, ये तो मैं समझ गया, चलो ठीक है कि भाई बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सस्ताई हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इससे इन्फ्लेशन कैसे जुड़ा है? रेपो रेट कम होने से लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। कैसे महंगाई बढ़ेगी? इससे महंगाई कैसे बढ़ेगी वो भी जरा मुझे समझाओ कि महंगाई कैसे बढ़ने वाली है इससे। सी व्हेन लोन बिकम्स चीपर, जब लोन सस्ता हो जाता है, पीपल टेंड्स टू बोरो मोर, तो लोग ज्यादा पैसा ज्यादा ज्यादा बोरो करते हैं, ज्यादा पैसा लोन पे लेते हैं। दैट मीन्स पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। इसका मतलब हम जेब में पैसा ज्यादा आ गया, बैंक अकाउंट में उनके पैसा ज्यादा आ गया, तो दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स। अगर बैंक में पैसा ज्यादा आ गया तो पहले वो क्या करेगा, अगर उसने लोन लिया, लोन लेके उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया आया, तो 10 लाख रुपया आने के बाद वो पहला क्या करेगा, वो टीवी खरीदने के लिए जाएगा, वो फर्नीचर बनाने के लिए जाएगा, वो घर सुधारने का कार्यक्रम जो है उसके लिए जाएगा, वो गाड़ी लेगा। तो गाड़ी का डिमांड बढ़ गया, घर का डिमांड बढ़ गया, रिनोवेशन का डिमांड, फर्नीचर का डिमांड बढ़ गया, बराबर ना। तो ये सारी चीजें जो है डिमांड बढ़ गया, और ये डिमांड बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गया ठीक है, लेकिन डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए ना। गाड़ी में लेने के लिए गया तो गाड़ी अगर आज की तारीख में टाटा मोटर्स ने बहुत बढ़िया स्कीम लाई है, 5,000 रुपया सिर्फ दे दो और गाड़ी ले लो। तो 5,000 रुपया ईएमआई के ऊपर गाड़ी मिल रही है आज की तारीख में टाटा मोटर्स में। लेकिन टाटा मोटर्स में जब जाते हैं लोग और पूछते हैं तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं है गाड़ी का उतना, वहां पर इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, तो 3-4 महीने से इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, तो गाड़ी का सप्लाई, गाड़ी रेडी नहीं है। 5,000 रुपए में गाड़ी मिल रही है ठीक है, 5,000 रुपए ईएमआई में गाड़ी मिल रही है, ओके फाइन, लेकिन गाड़ी उधर है ही नहीं। तो गाड़ी उधर है ही नहीं तो फिर लोग क्या बोलते हैं, जिसको गाड़ी लेना है वो बोलता है कि मुझे क्या करो आप, मुझे ब्लैक में गाड़ी चलेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लेके भी गाड़ी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक का बाजार बढ़ जाता है। सो सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो गाड़ी का एक्चुअल कॉस्ट 5,000 रुपया ईएमआई के ऊपर है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे को 7,000 रुपया चलेगा, तो 2,000 रुपया बढ़ गया क्योंकि सप्लाई कम है। देन प्राइसेस विल इंक्रीज, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, प्राइसेस क्या होता है, इंक्रीज। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है।
तो प्राइसेस बढ़ जाती है, तो सो देयर इज अ चांस दैट इन्फ्लेशन में राइज ऑल्सो। इसका मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। वेल यस, बट इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। सिर्फ इसी फैक्टर पे इन्फ्लेशन डिपेंड्स नहीं है। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन करेंसी मूवमेंट एक्सेट्रा, ये सारों के ऊपर इन्फ्लेशन डिपेंड्स है। कि मतलब प्रोडक्शन कितना है, इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन कितना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना है। अगर बारिश ठीक से नहीं हुआ तो फसल नहीं आएगी, फसल नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर का बराबर नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर बराबर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होता है, मतलब फूड इज नॉट अवेलेबल, तो क्या होगा, तो भी सप्लाई कम होगा फूड का। और फूड मतलब राशन पानी के ऊपर सब डिपेंड्स है। सिर्फ काम करने से नहीं होता है, सिर्फ इंडस्ट्री बढ़ने से नहीं होता है, एग्रीकल्चर भी चाहिए। और वो अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर आपने ठीक तरीके से मार्क किया है तो इस कोरोना के इस महामारी में ये पिछले 3-4 महीनों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको कोई वस्तु जो है वो कम मिल रही है या उसका स्केरसिटी है बाजार में, ऐसा नहीं हुआ। आपको प्याज मिल रहा है, आपको बटाटा आलू मिल रहा है, आपको सब्जी मिल रही है, आपको दाल चावल मिल रहा है, आपको गेहूं मिल रहे हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ पर फसल अच्छी हुई थी। फसल क्यों अच्छी हुई थी, बारिश अच्छा हुआ था करके फसल अच्छी हुई थी, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर हुआ था वो अच्छा होने के बाद पूरा जो गेहूं है, दाल चावल है या वॉट एवर द अनाज है, वो सारा अनाज हमारे पास पड़ा हुआ है। सप्लाई अच्छा है, सप्लाई की डिमांड तो है ही लेकिन सप्लाई अच्छा है, तो इसके लिए हमें स्केरसिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई। समझा? सो इन्फ्लेशन में इंक्रीज और मे नॉट, ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी है। हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आज की तारीख में एक्सपोर्ट सब बंद है, इंपोर्ट भी बंद है, एक्सपोर्ट भी बंद है, क्योंकि वहां से कोई आ रहा है, सिर्फ जहाज वगैरह है लेकिन बाकी सब जो है वो क्या है, बंद पड़ा हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एरोप्लेन इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी हुई है। फॉरेन करेंसी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये है। आज की तारीख में अमेरिका बहुत हालत ख़राब है, तो उनका जो करेंसी है डॉलर का है, तो वो ज़्यादा ये नहीं। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना टीम विनर के ऊपर एक मैसेज डाला है, उसमें आप देखोगे तो डॉलर 75 to 75 ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। तो ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन बढ़ना और नहीं बढ़ना। जैसे डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये भी हमें को देखना है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ जाता है और किस तरीके से नहीं बढ़ जाता है। ओके, अभी ये बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन, लाइक वी डिपॉजिट अवर मनी विद बैंक्स, कैन बैंक्स आल्सो डिपॉजिट देयर मनी विद समवन? जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं, हाँ, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, तो बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो बैंक भी किधर तो डिपॉजिट करती होगी। यस यस यस, 100%, यस, दे कैन डिपॉजिट विद आरबीआई एंड इट्स ट्रू। तो जैसे आरबीआई से वो लोन ले सकती है, वैसे ही ये आरबीआई के पास डिपॉजिट रख सकता है। हाँ, और ये इंटरेस्ट 1% लेस होता है रेपो रेट से। अभी सबसे पहले स्लाइड में हमने क्या दिखा था, रेपो रेट 50 MBPS से कम हो गया था। पहले क्या था, 8.25% था, अभी क्या हुआ, 7.75 हुआ, बराबर है ना। 7.75 से भी 1% कम, मतलब 6.75 से बैंक को डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा, और इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट मतलब ये है कि आप जो पैसा आरबीआई से बैंक, आप मतलब बैंक जो पैसा आरबीआई से लोन पे लेती है, वो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। और बैंक जो एफडी रखती है आरबीआई में, तो
तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंक को उसे कहता है रिवर्स रेपो रेट। इसे रिवर्स रेपो रेट क्यों बोला? क्योंकि बैंक ने पैसा आरबीआई से लिया रेपो रेट, वापिस बैंक ने आरबीआई में रखा रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? यहां से लिया रेपो रेट, बैंक ने लिया, बैंक के पास आया रेपो रेट, बैंक ने दिया रिवर्स रेपो रेट, बैंक के पास आया रेपो रेट, बैंक ने दिया रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक के पास ज्यादा होगा तो बैंक रखेगी। बैंक कब रखेगी? जब बैंक के पास कोई आता ही नहीं है, कोई ग्राहक ही नहीं है लोन के लिए, तो बैंक पैसा किधर करेगी? बैंक पैसा सिर्फ रख के बैंक को फायदा नहीं है, बैंक को कुछ तो इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर ज्यादा वाला पैसा है बैंक क्या करती है, जाके रिजर्व बैंक में रख देती है कि भैया अभी हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है, तो ये पैसा पड़ा हुआ है, ये ले लो। समझे आप? तो वो रिजर्व बैंक में रखती है। रिजर्व बैंक 7.75 से देगी, 6.75 बैंक को देगी, 7.75 वो ले लेगी। किससे? बैंक से, क्योंकि बैंक ने उनसे पैसा कर्जा लिया है, उधार लिया है, और बैंक ने उनको डिपॉजिट रखा है, तो बैंक को 6.75 देगी। इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, बराबर ना? सबसे पहले हमने क्या देखा? 100 रुपया अगर बैंक में कोई डिपॉजिट करता है तो 4 रुपया उसको क्या करना पड़ता है, बाजू में रखना पड़ता है। उससे क्या करते हैं? CRR, बराबर ना? कैश रिजर्व रेशियो। तो वो कैश को जमा कर, उसके बाद क्या बोल दिखा, 21 रुपीज 50 पैसा भी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट करके, स्टैच्यूटरी रिजर्व रेशियो करके रखना पड़ता है। बैंक को आरबीआई से कुछ सेंट्रल बॉन्ड या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, वो 21 रुपीज 50 पैसा है। 4 रुपया बाजू में रखा, 21 रुपीज 50 पैसा बाजू में रखा, तो 100 रुपया अगर आया तो 25 रुपया 50 पैसा बाजू में रखना पड़ा। बैंक को अभी सिर्फ 74 रुपीज 50 पैसा हाथ में है, जो कि उसको इंटरेस्ट लोन में देना है। समझ में आया? बैंक से कुछ, रिजर्व बैंक से कुछ बैंक ने पैसा लिया, उसे कहते हैं रेपो रेट। जो अभी कम हुआ है, जितना अभी कम होता है, तो जैसा कम होता है तो क्या होता है, बैंक को 7.75 से अगर मिल रहा है तो बैंक जो देगी वो भी 8% से देगी, बराबर ना? 8.5 से देगी, बराबर है ना? तो बैंक क्या करेगी, जो बैंक सस्ता दे रही है उसके बाद लोग ग्राहक जाते हैं, तो बैंक क्या करेगी, 7.75 से मिल रहा है तो 8% से देगी, तो 8.5 की जगह 8% ब्याज लगा, तो 50% जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया। समझ रहे हैं आपको? रिजर्व इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट से क्या हो रहा है, लोन सस्ते होते हैं, लोन सस्ते होते हैं तो कंपनीज क्या करती है, ज्यादा पैसा लेते हैं, ज्यादा पैसा लेके अपने प्रोजेक्ट बढ़ाती है, अपने प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे तो लेबर, मजदूर लोग जो है उनको रोजगार जो है उनको बढ़ जाता है, बराबर? मार्केट में पैसा आने लगता है, राइट? और तो जैसे पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं। डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। सप्लाई कम होने से नहीं चलता है, सप्लाई अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड जो है वो, डिमांड अगर ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो उसका महंगाई बढ़ेगी। और जब ये पैसा बैंक रखती है रिजर्व बैंक में, तो जो पैसा आता है और जो उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, बराबर ना? सो ये समझ में आया कि I understand CRR, SLR, statutory ratio, CRR, cash reserve ratio, repo rate, reverse repo rate, and their impact on deposit rate, loan interest rate, and on inflation. अभी ये सब समझ में आया? ओके फाइन, ये सारी चीजें समझ में आई, लेकिन ये सारी चीजों से अपना शांति के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि ये चीज, ये तो समझ गया सर हम कि बैंक से ये हो रहा है। मेरे पास 4 मिनट है, मैं 4 मिनट में समझा रहा हूँ आपको कि इससे क्या हो रहा है, शांति के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। इससे इफेक्ट ये हो रहा है, 28 तारीख दी गई है, जोनल मैनेजर ने दी है। इससे ये होने वाला है कि अभी क्या है ना, अभी LIC जो पैसा LIC रख देती थी
उसके ऊपर LIC को जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है उससे वो इंटरेस्ट रेट आ रहा है और उससे थोड़ा बहुत कम, समझो LIC को आ रहा है 5 रुपया, बराबर ना। तो LIC अगर 5 रुपया आता है तो LIC क्या करेगी, जो उसके कस्टमर है उसको 4 रुपया दे देगी, 1 रुपया प्रॉफिट, राइट। लेकिन अभी LIC को ही 4 रुपया आएगा तो LIC क्या करेगी, 4 रुपया 5 रुपया दे, 4 रुपया नहीं दे सकती, 4 रुपये से LIC को आ रहा है ना, तो LIC 3 रुपया देगी। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि LIC को वहां से कम आ रहा है पैसा, जहां पर LIC पैसा रख रही है वहां से कम आएगा, वहां से कम आएगा तो LIC भी क्या करेगी, कम कम इंटरेस्ट में पैसा, LIC को कम इंटरेस्ट मिलेगा तो LIC भी कम इंटरेस्ट से पैसा देगी, और उसके लिए शांति का इंटरेस्ट रेट जो है वो घटने वाला है। और ये मतलब ये ना एक सामान्य है, मतलब जनरल है, क्योंकि अगर LIC ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखती है तो वो मतलब जायज़ नहीं है ना। LIC इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों में और बाकी जगह पे इंटरेस्ट रेट कम है और LIC में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि LIC शांति में डिफरमेंट पीरियड में रिस्क कवर ऐड करते जा रही है, तो वो भी तो पैसा है, इंश्योरेंस का भी एक अलग सा पैसा है जो उसको काटना है या उसको देना है। तो एक्चुअल में LIC ने बैंकों से भी पैसा कम देना चाहिए, क्योंकि बैंक में इंश्योरेंस का उतना ये नहीं है जितना LIC में है, राइट। तो वो भी तो देखना है। लेकिन ये सारी हालात में एक जान लो, शांति जो प्रोडक्ट है, ये शांति प्रोडक्ट, जो आदमी जिसको इमीडिएट एन्युइटी नहीं चाहिए, इमीडिएट, उसके लिए शांति बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि आगे जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में LIC ऑफ इंडिया गारंटेड दे रही है, वो आगे मिलने वाला नहीं है, कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो जो 30 साल का बंदा है, 35 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है, जो थोड़ा रुकने के लिए तैयार है, उसके लिए शांति एक बहुत बड़ा गुण है। और यही सारी चीजें मैं कल आपको सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री निवेश योजना और जीवन शांति, इसका मैं आपको दोनों का ब्यौरा, दोनों का डिस्टिंग्विश बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को या आप अपने लोगों को या अपने प्रोस्पेक्टिंग लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बोलो। जो मैंने अभी भेजा है आपको पासवर्ड और ये लॉगिन आईडी वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे एटलीस्ट आपके 2-2 लोग शामिल हो जाएं। 2-2 लोगों को बोलो, आपके रिलेटिव वाले को बोलो, रिलेशन वाले को बोलो, आपके फ्रेंड को बोलो, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को बोलो, जिसको आपको लगता है उनको बोलो। वो लोग सुनेंगे कि इसका फर्क क्या है। मैं क्वेश्चन आंसर कुछ लेने वाला नहीं हूं वहां पर, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछेंगे या तो वो बताएंगे। ओके, सो विद दिस आई विल टेल द बाय बाय टू यू। कल सुबह 11 बजे जरूर मिलना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और ये बार बार सुनना और मुझे टीम विनर पे और परफ्यूमर पे क्या करो, फीडबैक अवश्य देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।